Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to start a new article, that is Kirchhoff's law of current electricity. इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ किस तरीके से हम स्टडी करते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको. इसमें पहला जो आता है वो आता है जंक्शन लॉ. जंक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे. जंक्शन लॉ क्या है कि एट एनी जंक्शन ऑफ द गिवन सर्किट the algebraic summation will always be equal to 0. The algebraic summation of current will always be equal to 0. का मतलब क्या है कि जो किसी जंक्शन पर आने वाली करंट है वो हमेशा जंक्शन से जाने वाली करंट के बराबर होगी. किसी एक जंक्शन पे एंटर करने वाली करंट will always be equal to living current. Entering current will always be equal to living current. समझे? ये मतलब होगा इस स्टेटमेंट का जो मैंने भी आपको बताया. यही क्या है? जंक्शन लॉ. बिल्कुल इसी टाइप का लॉ जो हमने पढ़ा था वो कैपेसिटर में पढ़ा था. वो किसके लिए था? चार्ज के लिए. एट एनी जंक्शन ऑफ द गिवन सर्किट द अलजेब्रिक समेशन ऑफ चार्ज फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. समझे? किसी एक पर्टिकुलर जंक्शन पर आने वाला चार्ज और जाने वाला चार्ज बराबर होना चाहिए, यानी अलजेब्रिक समेशन 0 होना चाहिए. आने वाले को हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव, तो जाने वाले को मैं निगेटिव लूंगा. इन सभी को इधर लिखूंगा तो माइनस लिखूंगा तो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर 0. इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक समेशन और ये 0 आएगा. क्लियर? ये हुआ जंक्शन लॉ. नाउ वी विल टॉक अबाउट लूप लॉ, पोटेंशियल लॉ. इसका दूसरा नाम होता है पोटेंशियल लॉ. इसमें क्या होता है? In any loop of given circuit, the algebraic summation of potential difference of potential difference in any loop of given circuit, the algebraic summation of potential difference across all the circuit component जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, lying in the loop will always be equal to 0. ये लूप लो होता है. देखो जैसे ये मैंने एक सर्किट लिया हुआ है, इसमें एक लूप ये है और दूसरा लूप इसमें ये है और एक तीसरा लूप इसमें ये है. अगर मैं लूप 1 की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखता हूं तो मुझे सबसे पहले करंट का पैटर्न लिखना होगा. मान लेते हैं करंट I1, तो करंट ये I1 जाएगी. अब इसके पास दो रास्ते हैं, इधर जाएगी I2, इधर जाएगी I3. फिर I2 इधर आएगी, ऐसे I2 आएगी, इधर I3 आएगी, इधर I2 आएगी और दोनों इधर I1 कंबाइंड होकर ऐसे एंटर करेगी I2. क्लियर? तो लूप फर्स्ट के लिए, फॉर लूप फर्स्ट के लिए इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? यहां से यहां प्लस V1, यहां से यहां माइनस I1 R1, फिर यहां से यहां प्लस V2, फिर यहां माइनस I3 R2, फिर यहां से यहां माइनस I1 R1 बराबर 0. ऐसे ही लूप सेकंड की बात करता हूं.
लूप सेकंड में क्या आएगा, -I2R2 -V2 नॉट V3, दिस इज V3, यहां से आ जाऊंगा -V3 -I2R3 फिर यहां अपोजिट जा रहा हूं +I3R2, इसमें ऊपर की ओर जा रहा हूं, जैसे ये लूप है, यहां से स्टार्ट किया मैंने चलना, देखो यहां से करंट के डायरेक्शन में -I2R2 -V3, फिर यहां जो आएगा वो I2R3 आएगा, इसके लिए फिर ऊपर जाऊंगा तो I3R2 आएगा पॉजिटिव, और फिर माइनस ये पोटेंशियल जो कितना है, ये पोटेंशियल V2 है तो -V2 आएगा, ये पोटेंशियल V2 है, माइनस पोटेंशियल आएगा 0। तो ये इक्वेशन फर्स्ट लूप के लिए, ये इक्वेशन सेकंड लूप के लिए, क्लियर। और थर्ड लूप के लिए इक्वेशन यहां लिख देता हूं, इक्वेशन फॉर थर्ड लूप, थर्ड लूप की इक्वेशन आएगी -I1R1, यहां से चलना स्टार्ट कर देते हैं, आगे जाऊंगा -I2R2, इससे आगे जाऊंगा -V3, फिर -I2R3, फिर -I1R1 प्लस V1 बराबर 0, ये आएगी लूप थर्ड के लिए इक्वेशन। अब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तीन अननोन है, Q1 Q2 Q3, सॉरी I1 I2 I3, तीन अननोन है इसमें, और तीन इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, लूप 1 से, लूप 2 से और लूप 3 से, क्लियर। तो आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने लगेंगे और सॉल्व करते जाएंगे, आपका आंसर नहीं आएगा, समझे। ये तीन इक्वेशन से I1 I2 I3 आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों, ऐसा क्यों? आपको जो लग रहा है कि ये तीन अलग इक्वेशन है, ये तीन अलग इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लूप 1 और 2 से मिलाकर ही लूप थर्ड बनता है। देखो आप लूप 1 और 2 को मिलाकर ही तो लूप थर्ड बनेगा, तो इसलिए यदि आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ोगे तो आपको इक्वेशन थर्ड दिखाई देगी, थर्ड मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये तीन इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन दो ही है, ये तीसरी तो इनके एडिशन से आएगी इक्वेशन। तो एक्चुअल में मेरे पास अभी दो इक्वेशन आई है, अननोन है तीन, तो तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी, बाय जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ इस पर लगा देता हूं, ये पॉइंट जंक्शन है सर्किट का, इस पे जंक्शन लॉ लगा देते हैं, तो क्या आएगा इस पे I1, आने वाली करंट कितनी है I1, यहां I2 यहां I3, तो मैं लिखूंगा I1 बराबर I2 प्लस I3, ये आएगा I1 बराबर I2 प्लस I3, ये थर्ड इक्वेशन आएगी। और अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, समझे। तीनों जो अननोन है वो इन तीन डिफरेंट इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये मान लेते हैं 50 वोल्ट, ये मान लेते हैं 10 वोल्ट, और ये मान लेते हैं 20 वोल्ट, ये मान लेते हैं 5 ओम, ये मान लेते हैं 10 ओम, ये 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। अब आप इक्वेशन लिखेंगे क्या है, यहां मान लेते हैं कि I इक्वेशन निकला, इसमें से I डैश एंटर किया और यहां I डबल डैश एंटर किया, और फिर से यहां I आया और इस तरीके से I ऊपर चला गया। इसमें क्या लिखा जा सकता है, देखेंगे आप, एक तो आएगा ये 1, दूसरा आएगा ये 2। लूप फर्स्ट के लिए इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी -I इंटू 5, फिर यहां आएगा -10, इसमें आएगा प्लस I डैश, नीचे है ना करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूं मैं, तो माइनस लिखना चाहिए, -I डबल डैश इंटू 3, फिर यहां से आके क्या आएगा -I इंटू 2 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। यहां से चलना स्टार्ट किया था मैंने, ये लूप कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में इस लूप के लिए लिखूंगा इक्वेशन, इस लूप के लिए इक्वेशन, चलो इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। ये आएगा 2I 7I और ये प्लस 40 माइनस 3I डबल डैश बराबर 0। तो 40 इज इक्वल टू 3I डबल डैश प्लस 7I, ये एक इक्वेशन आएगी। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएगी, यहां से यहां जाऊंगा मैं,
यहां से चलते हैं, यहां से लिखेंगे माइनस आई डैश इंटू 10 प्लस 20, फिर आएगा इधर आई डैश माइनस आई डैश इंटू 4, ऊपर जाऊंगा तो प्लस आएगा भी यहां से ऊपर की ओर जाऊंगा तो प्लस आई डबल डैश इंटू 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से कैलकुलेशन अगर की जाए तो 14 आई डैश आएगा और ये आएगा प्लस 3 आई डबल डैश आएगा और ये मिलाऊंगा मैं तो आएगा माइनस 30। क्लियर? ये आएगी इक्वेशन सेकंड। और थर्ड इक्वेशन लिखी जाएगी कि आई बराबर क्या है, आई डैश प्लस आई डबल डैश, ये थर्ड इक्वेशन। इसकी वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ 7 है तो 7 आई डैश 7 आई डबल डैश आ जाएगा 10 आई डबल डैश प्लस 7 आई डैश इज इक्वल टू 40। अब आप इस नई इक्वेशन यानी इक्वेशन 4, ये थर्ड इक्वेशन 4 और सेकंड से थर्ड इक्वेशन की वैल्यू मैंने फर्स्ट में पुट की और फर्स्ट इक्वेशन की नई फॉर्म हो चुकी है ये। अब सेकंड और 4 को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़े इजीली, समझे ना। ये डबल डैश ये 10, इसमें क्या करो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 में, 4 वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड से घटा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? आई डैश कट जाएगा, आई डबल डैश आ जाएगा। ये सॉल्विंग आप जानते हैं कितना इजी। तो इस तरीके से आप किरचॉफ लॉ को सॉल्व कर सकते हो। ये बिल्कुल वही तरीका है जो मैंने आपको किरचॉफ लॉ का कैपेसिटर में बताया था। कैपेसिटर में इसी तरीके से किरचॉफ लॉ मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल लॉ और जंक्शन लॉ। बस यहाँ एनालॉजी में क्या यूज कर रहे हैं हम, जो वहां क्यू था वो यहाँ क्या है, आई है। सिंपल इतना सा डिफरेंस है, समझे?